हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 का ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है और ये आपका 9th चैप्टर होने वाला है। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं और इससे पहले मैंने 8 चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जाके एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और ये जो आपका एनसीईआरटी है वो टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टीआरई 3.0 में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने एनालिसिस किया हुआ है। आप एक बार चैनल विजिट कीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। क्यों आपका जो है एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैंने इसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ। आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद आपके जो प्रूफ के साथ में मैंने दिखाया हुआ है। और इसमें भी जो आपके क्लास 7 का जो ज्योग्राफी है, इसमें जो सारे क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ में। एनालिसिस किया हुआ है, उसमें बताया है कि किस चैप्टर से आया है। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लास 7 का जो एनसीईआरटी है इसमें कितने क्वेश्चंस आए थे, तो इसके प्रूफ के तौर पे आपको, और अगर आप नए हैं तो आप जरूर देखें। क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो एनसीईआरटी क्लास 7 का है ज्योग्राफी पार्ट, हमारी बदलती पृथ्वी, चैप्टर नंबर 3 है। तो ये मेरा दिखाने का मतलब ये है सिर्फ कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। 80% आपके क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आते हैं। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, जो अगर आप नए हैं तो आपको पता चले कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सिस्मोग्राफ है और ये आपका यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये भूकंप लेखी बोलते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, और सेकेंड हाईएस्ट जो गैस है आपकी वायु में जो है आपकी ऑक्सीजन है। और ये क्लास 7 का ये वायु चैप्टर 4 है। इसी से आपके दो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका प्रूफ, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है 21%, और फर्स्ट नंबर पे आपकी नाइट्रोजन आती है 78%। अगला देखिए, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। ये आपके समताप मंडल में उड़ता है, ये इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका देखिए, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन, ये एनसीईआरटी क्लास 7 का है पर्यावरण, फर्स्ट चैप्टर ये है आपका। इसमें आपके एमसीक्यू जो आता है उसी में लास्ट ये आपका एमसीक्यूज में दिया गया। ये क्वेश्चंस मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि आपका एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो ये आपका हॉट डेजर्ट है, ठीक है, गर्म रेगिस्तान है। ये आपका क्लास 7 का ये रेगिस्तान में जीवन, ये आपका 10th चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो भी आपके घास स्थल है, देखिए शीतोष्ण एक आता आपका जो भूमध्य सागरीय होते हैं, भूमध्य रेखा पे होते हैं। एक आता आपका उष्ण कटिबंध, एक होता शीतोष्ण कटिबंध। तो अपने घास स्थल पड़े होंगे और ये आपके पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, जैसे सवाना हो गया, प्रेरीज हो गया, वो आपका स्टेपीज हो गया, इस तरीके से। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेल में जो चैप्टर है। देखिए जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो वन बोलते हैं। और इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह का जो लगभग 1/4 जो हिस्सा है वो घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार का यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर है। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रेरीज, ये आपका उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी बोलते हैं। ये समतल कमबंध ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं, जहाँ पेड़ जो होते हैं कम तथा घास अधिक होती है। यहाँ पे वास्तव में ये घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित इसमें होते हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक की ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में ये एक घास का सागर रहता है। तो याद रखिएगा, ये आपका जो प्रेरीज होते हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रेरी जो होता है आपका पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका जो आपका मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया,
इसमें आप देखेंगे कि प्रेरी जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आपका यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें आपका देखिए एक एवं कनाडा जो आपका यूएसए पड़ता है, और इसमें यहीं पे आपका पड़ता है कनाडा। ठीक है, तो इसमें कुछ भागों में फैला हुआ है। अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। तो एक वहाँ पे नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, तो वहाँ पे, और तथा कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। यहाँ देखिए डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया, ये प्रेरीज के घास स्थल है। और यहाँ पे देखिए प्रेरी जो शब्द है आपका, ये देखिए उत्पत्ति इसकी जो होती है लैटिन भाषा के शब्द प्रियटा से हुई है, और जिसका अर्थ होता है श्राद्धल। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपके बॉक्स होते हैं इन्हें जरूर पढ़ा कीजिए। अगला देखिए, अगला जो आपका इसमें देखिए बॉक्स दिए गया, प्रेरी की घास के मैदान जो है अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन बोलते हैं। देखिए आपको रेड इंडियन पता होगा, जो कोलंबस था जब भारत की खोज के लिए निकला था, तो वो घूम फिर के वहीं पे पहुंच गया, तो उसने उस जगह को बोला था रेड इंडियंस। ठीक है, वहाँ के जो निवासी थे वो रेड इंडियन थे, और बाद में पता चला कि वो यूएसए में ही था। और फिर बाद में आपके वास्को डी गामा आते 1498 के करीब, उन्होंने कालीकट में पहुंच के ये आपके भारत की खोज करी थी। और देखिए यहाँ के जो निवास स्थल जो आपके रेड इंडियन होते हैं, इनका निवास स्थल होता है, वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवास स्थल रहे हैं इसमें। अगला देखिए, यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये देखिए, और ये आपका देखिए कनाडा का ये भाग पड़ता है इतना, और ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आपका प्रेरीज जो है यहाँ पे येलो कलर का ये दिखाया गया, तो ये आपका थोड़ा सा भाग इसमें कनाडा में पड़ता है। और ये देखिए आपका सॉल्ट लेक है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका रॉकी पर्वत है यहाँ पे, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था रॉकी पर्वत है। ये देखिए हीरोन झील है, और यहाँ पे सुपीरियर झील है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का ये भाग थोड़ा सा पड़ता है। ये प्रशांत महासागर इधर पड़ता है, आपका अटलांटिक महासागर, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है। तो इस तरीके से आप जो मैप है उसे अच्छे से पढ़ा कीजिए, कि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका मैक्सिको पड़ता है, ये प्रशांत महासागर, ये आपका कैरेबियन सी पड़ता है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आपका अगला जो आपका पैराग्राफ है, देखिए जलवायु। तो देखिए जलवायु को मैंने डिटेल में अभी पिछले चैप्टर में बताया था, जो आपकी क्लाइमेट होती है। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ जो चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनीपेग में तापमान जो होता है हिमांक से -20 डिग्री सेंटीग्रेड भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में ये बर्फ जो होता है, ये प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति जो एब्सेंट होता है इसमें, यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि चिनूक जो है जो आपकी पवनें हैं वो कहाँ पे बहती है, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिए यहाँ पे दिया गया, चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है, एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे जो वनस्पति जात है एवं प्राणी जात। देखिए प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, यहाँ जल उपलब्ध होता है। यहाँ सरपत यानी विलो, हॉल्डर एवं पाल्पर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली जो फसलें हैं, आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, अल्फा अल्फा, ये आपकी हैं कुछ फसलें। नेक्स्ट है, जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम एवं अनिश्चित होती है, वहां पैदा होने वाली जो घास है छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रैंच, देखिए यहाँ पे रैंच एवं इसकी देखभाल करने वाले को काउ बॉय बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अमेरिका में चलते हैं काउ बॉय बोला जाता है उन्हें, जो उनके देखभाल करते हैं। अब देखिए बाइसन, ये अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है, और निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग अब लुप्त हो गए हैं, और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है।
इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जो अन्य जीव हैं जैसे खरगोश हो गया, कायोट हो गया, गोफर हो गया एवं प्रेरी कुत्ता हो गया। देखिए आपका ये बाइसन एक तरीके की भैंस है, यहाँ पे पाई जाती है अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए, और ये आपके घोड़ों का जो काउबॉय होता है, एक रख रखाव करने वाला, तो ये घोड़ों को रखता है, ठीक है। देखिए कंबाइन संयंत्र जो आपका एक यंत्र है, एक मशीन जो बुआई, जुताई एवं थ्रेशर तीनों का कार्य कर सकती है, इस तरीके की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेरी है में प्रमुख जो नगर आपका शिकागो है, ठीक है। और ये आपका मिनियापोलिस, ठीक है, इंडियानापोलिस और कनसास एवं डेनवर है। कनाडा के प्रेरी मुख्य जो प्रमुख नगर हैं जो कनाडा में आपके जो प्रेरी पे पड़ते हैं, देखिए एडमोंटन है, सैस्काटून, नेक्स्ट है कैलकरी और एवं विनीपेग, ठीक है। तो ये आपके कनाडा के हैं और ये आपके दिखाए गए थे और अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेरीज में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला पैराग्राफ में देखिए वेल्ड जो आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ देखिए, ये आपका जो वेल्ड है, ये घास मैदान, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्थल है। तो याद रखिएगा जो आपका वेल्ड वेल्ड है आपका शीतोष्ण ही घास स्थल जो है शीतोष्ण वाला है। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। ये ड्रैंकन्स वर्ग पर्वत से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक भी है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, इसमें बताया गया वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो जो नदी है, इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। तो आप देखिए जो आपके 7 महाद्वीप उन्हें अच्छे से पढ़ा कीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल होती है और जो भी आपकी नदियां हैं उनके जो महाद्वीप में जो आपका इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो उन्हें ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए दक्षिणी अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले ये वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था वेल्ड के घास मैदान। अब देखिए ये अफ्रीका पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका अटलांटिक महासागर, यहाँ पे आपका हिंद महासागर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए बॉक्स में लिखा हुआ किसी ना किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। उन स्थानों के नाम बताइए जहां आपने घास को उगते देखा है। उदाहरण के लिए लॉन हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट का मैदान, पार्श मार्ग की दरारें एवं इत्यादि। देखिए वेल्ड जो होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित स्थित है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेरी में कौन सी ऋतु होती है? देखिए यहाँ पे दिए गए जलवायु के बारे में, ये क्लाइमेट चेंज है। तो मैंने बताया था जलवायु जो होती है आपके वर्षों की वो होती है, ठीक है। मौसम जो होता है वर्षों तक उसमें बना रहता है तो उसे जलवायु बोलते हैं। जो आपका मौसम होता है वो पल भर में भी आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। देखिए हिंद महासागर के प्रभाव के कारण जो वेल्ड की जलवायु नम होती है और शीत ऋतु में ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान क्या होता है तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु से जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री आपका दिया गया, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा जो होती है नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। ये वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में कम वर्षा होती है और तो ये इस क्षेत्र क्या होता है सूखाग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो यहाँ वनस्पति जो होती है विरल होती है। अधिकतर स्थल जो होते हैं घास से ढके हुए रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए बेल्ट में उगते दिखते हैं। बेल्ट के प्रमुख जो जानवर है देखिए शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता एवं कुडू। जैसे कि आपकी जहाँ आपके जो निवासी है। वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है। यहाँ फसल उगाई जाती है जैसे मक्का हो गया, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है।
भेड़ पालन यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इससे क्या होता है, वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, देखिए आपका मक्खन, चीज जैसे दुग्ध जो पदार्थ है उसका उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। जैसे कि वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार होता है इसमें। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का जो खनन है इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान के लिए ये प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया है। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। जैसे कि यहाँ पे दिए गए आपका किम्बरले के हीरे की खान है, ये आपकी काफी फेमस है। अगला देखिए, ये आपका तेंदुआ दिखाया गया जो आपके वहां पे पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपका पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ये 9 चैप्टर था, इससे पहले मैंने 8 चैप्टर्स हैं वो आपके कंप्लीट किए हुए हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 6 एंड क्लास 7 का मैंने लगभग आपके काफ़ी चैप्टर्स करा दिए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियोस देखनी तो आप ज़रूर देखिएगा। एनसीईआरटी जो है आपको पक्का करनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, और इसलिए मैंने ये एनसीईआरटी सीरीज चलाई थी कि आप लोग इसे जितना ज़्यादा देखेंगे उतना मुझे मोटिवेशन होगा, तो मैं आगे की वीडियोस बनाने के लिए तत्पर रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।